नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग जरूरी, राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, नए हिंदुस्तान में गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं। देश विदेश में 71वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। प्रधानमंत्री कल लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। राज्यसभा टीवी पर सीधा प्रसारण। गोरखपुर में बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। शरद यादव के करीबी नेताओं पर कार्रवाई। जेडीयू ने 21 नेताओं को निलंबित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप। श्रीलंका को पारी से हराकर भारत ने रचा इतिहास। पहली बार विदेशी जमीन पर 3-0 से क्लीन स्वीप। शिखर धवन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। और आइए देखते हैं पहली खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण में साझेदार बनने को कहा है। 71वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि आज देश के लिए कुछ कर गुजरने का वक्त है। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में अपनत्व और साझेदारी की भावना को फिर से जगाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का लाभ हर तबके तक पहुंचे और इसके लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। कोई दूर दराज के इलाकों में आदिवासियों तक पानी पहुंचा रहा है, कोई नदियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में लगा हुआ है। अपनी धुन में मगन ये सभी राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं। हमें इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कर्मठ लोगों के साथ सभी को जुड़ना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ हर तबके तक पहुंचे, इसके लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कानून का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक चलने वाला समाज बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्य संस्कृति में पारदर्शिता पर भी जोर दिया। सरकार कानून बना सकती है और कानून लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है, लेकिन कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना, कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है। सरकार नियुक्तियों और सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंतःकरण को साफ रखते हुए कार्य करना, कार्य संस्कृति को पवित्र बनाए रखना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने साल 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का मतलब है विकास में आगे बढ़ना और इसके लिए हमें गरीबी को पूरी तरह खत्म करना होगा। कि न्यू इंडिया हमारे डीएनए में रचे बसे समग्र मानवतावादी मूल्यों को समाहित करे। ये मानवीय मूल्य हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। यह न्यू इंडिया एक ऐसा समाज होना चाहिए जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के साथ साथ संवेदनशील भी हो। एक ऐसा संवेदनशील समाज जहां पारंपरिक रूप से वंचित लोग, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों, देश के समग्र प्रक्रिया में सहभागी बने। राष्ट्रपति के आज के संबोधन पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद एच के दुआ साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। यूँ तो कई अहम बातें कही हैं राष्ट्रपति महोदय ने, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जिसका उन्होंने जिक्र किया, संवेदनशील समाज। इसे आप कैसे देखते हैं और आज के दौर में ज़रूरत जो है वो किस तरीके से है? वो एक अपील कर रहे हैं लोगों से, जो उनकी थ्रस्ट थी, मेन जोर दिया उन्होंने, लोगों से अपील की है उस समाज को बनाने के लिए। वो कहते हैं सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, लोग उसमें हाथ बटाएं सरकार का। एक तो कानून का पालन करें, दूसरा ये जो भेदभाव की भावना है देश में वो ठीक होनी चाहिए।
देश को एक यूनिटी में आना चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। जब नेशनल यूनिटी हो जाएगी तो उसके बाद जो नेशनल डेवलपमेंट भी हो जाएगी, नेशन बिल्डिंग हो जाएगी। तो सारे बार बार उनकी स्पीच में एक आ रहा था, एक नया भारत, न्यू इंडिया बनाना चाहिए। तो न्यू इंडिया कैसे बनेगा अगर भेदभाव ज़्यादा हुए, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि गरीबी को और नया निर्माण जो देश होगा वो इकट्ठे नहीं जा सकते, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। दोनों साथ साथ नहीं, तो गरीबी को हटाना पड़ेगा। और उसमें भी गरीबी, बेरोज़गारी, इनको हटाना पड़ेगा। और ख़ास ख़ास प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत अहमियत दी है। हेल्थ, एजुकेशन, जब तक ये नहीं होंगे तो नया देश नहीं बना पाएंगे, तैयार नहीं हो न्यू इंडिया नहीं बना पाएंगे। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बल्कि ये भी कहा कि हर शहरी को उसमें मदद करनी चाहिए, ख़ास करके एजुकेशन में। आप सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइए, एक व्यक्ति को, एक बच्चे और को पढ़ाना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए किसी तरीके भी। चाहे उसकी फ़ीस दे दें कोई, चाहे उनको कोई किताबें लेके दे दें, एक बच्चे की, परिवार की। और फिर कहा जो निर्माण का एक लक्ष्य होता है, वो सबसे ज़्यादा लक्ष्य उनके लिए है जो समाज के पीछे रह गए हैं। हरिजन, दलित और दूसरे जो लोग जो भी पीछे रह गया है, चाहे वो किसी कैटेगरी में नहीं आए, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, उन सबको निर्माण का फ़ायदा होना चाहिए, तब जाके देश बनेगा। जब कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे चले जाएंगे, तो एक तरीके से कह रहे थे जो इनइक्वालिटी है, वो हकीकत है, वो हकीकत है आज के दौर में। यानी कि जो स्ट्रेस, जो फोकस दिख रहा है, उसमें बदलने की अपील राष्ट्रपति महोदय की ओर से। लेकिन एक चीज़ सर, कि जिस तरीके से देश है, जो एक उन्होंने कहा कि संवेदनशील समाज और संवेदनशील देश तभी होगा। जिस तरीके के हालात हैं, क्या अपने लंबा अनुभव रहा है, जो ट्रेंड है वो तो कुछ उल्टी तरफ दिखता है। नो, देश में बड़ी टेंशन है, वो उन्होंने जिक्र नहीं किया टेंशन का, लेकिन भेदभाव काफ़ी है, शार्पन हो गया है, और उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है देश में, उससे इंटॉलरेंस भी बढ़ रही है। तो एक तरीके से कह रहे थे कि जो टेंशन है देश में, ये नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है, एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझा जाता। और वो जो नेशनल यूनिटी है, वो थोड़ी नीचे ले जानी चाहिए, हर तबके को साथ रखना चाहिए। और जेंडर की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मज़हब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और जाति की वजह से नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई छोटी जात का है, बड़ी जात का है, सबको बराबर शहरी का हक होना चाहिए। और जब तक जो पीछे रह गए हैं लोग, उनको हम आगे नहीं लाएंगे, तो संवेदनशील सरकार नहीं देश नहीं बन पाएगा। दूसरा, जो 2022 तक जिस न्यू इंडिया की बात उन्होंने कही है, और बहुत है, उन्होंने ये भी कहा कि न्यू इंडिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीक का, उसके ज़रिए न्यू इंडिया में जो लोग पिछड़ गए, या जिन लोगों तक उनको अधिकार कहें, उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे, वो तेज़ी के साथ बदलाव की जरूरत भी है। नहीं, फार्मूला तो उनका यही लग रहा है, नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, लोगों को ज़्यादा पढ़ाया जाए, और उस ऐसे समाज को बनाने के लिए, ऐसे समाज को बने, नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। और उसमें लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, कंपैशनेट सोसाइटी का। कंपैशनेट किन के लिए? जो पीछे रह गए किसी वजह से, चाहे वो जाति का भाव है, मज़हब का है, जेंडर का है, किसी भी तबके को पीछे रखना और निर्माण कहना कि एक नया न्यू इंडिया बना पाएंगे। उन्होंने बार बार न्यू इंडिया का जिक्र किया है, वो नहीं हो पाएगा। न्यू इंडिया नहीं बन पाएगा अगर सबको साथ नहीं ले जाएंगे तो। और जिस तरीके से एक और जो बात की कि धैर्य, संवेदनशीलता की बात की, उन्होंने कहा कि धैर्य के साथ, और उनका जिक्र भी किया कि नोटबंदी के वक्त जिस तरीके से जो हुआ है, जीएसटी में जिस तरीके से सहयोग हुआ, उसी तरह राष्ट्र के निर्माण में और संवेदनशील तरीके से एकजुटता की बात, वहाँ पर भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन जो है लोगों की, उनकी डिमांड की है उन्होंने, कि हर शहरी को कोऑपरेट करना चाहिए देश के नव निर्माण के लिए, अपना रोल पैदा करना चाहिए। सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी जब तक लोग साथ नहीं देंगे। ये शायद सबसे
मैं कहूँ कि कड़वा सच है कि आज के दौर में कम हुआ है पहले की तुलना में। बिल्कुल ठीक बात है। और शायद इसीलिए फोकस और इतना उस पर उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि क्या क्या खामियां हैं इस वक्त देश में, लेकिन उनका जो मैसेज था वो क्लियर था कि देश में एकता होनी चाहिए तब निर्माण हो जाएगा, देश में टेंशन कम होनी चाहिए तब निर्माण हो जाएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल यूनिटी नवनिर्माण के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन और हेल्थ पे बड़ा जोर दिया है, फोकस किया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा कि इनके साहस और बलिदान से दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ और देश को आज़ादी मिली। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम गरीबी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर नए भारत का निर्माण लेने का हमें प्रण लेना चाहिए। देश कल 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल सुबह 6 बजे से राज्यसभा टीवी पर आप लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देख पाएंगे। आजादी के जश्न के लिए लाल किले को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। 71वें स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। रविवार को कार्यक्रम की रिहर्सल भी हुई। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आसमान से भी नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के करीब 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे राज्यों में भी जश्न की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ऐतिहासिक इमारतों को सजाया गया है। पुलिस कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर सघन तलाशी अभियान चला रही है और संदिग्धों पर नजर रख रही है। सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली। इसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। यात्रा लालबाग से शुरू होकर अलग अलग हिस्सों में पहुंची। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों में वो देशभक्ति के जज्बे को दोबारा से जागृत कर रहे हैं, ताकि वो नए सिरे से इस भारत के लिए सोचें और नए सिरे से कुछ और नवीन अपने जीवन के अंदर प्रकल्प अपने हाथ में लें। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रविवार को सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकियों को मार गिराया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर के बाबा राघवदास अस्पताल में बच्चों की मौत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, तो राज्य सरकार ने दोहराया है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से एसआईटी जांच की मांग की। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन मामले से निपट रहा है और अगर कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटना भविष्य में न होने पावे, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल को निलंबित भी कर दिया गया है। जो चाइल्ड डिपार्टमेंट के हेड थे उनको भी हटाने का काम किया गया है। और भी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कठोरतम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। 7 अगस्त से अस्पताल में 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। सरकार का कहना है कि ये मौतें एंसेफेलाइटिस से हुई हैं। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकारी है। हालांकि ये मानने से इनकार किया है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जानें गई हैं। इस मामले में विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि ये मामला आपराधिक लापरवाही का बनता है। इस प्रकार की घटनाएं न हो, सरकार को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए
और प्रशासनिक अधिकारी जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को अस्पताल का दौरा कर मामले की छानबीन की थी। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। शिशु रोग विभाग के प्रमुख कफील खान को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही मुख्य सचिव की अगुवाई में एक जांच टीम का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू ने पार्टी के 21 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सभी नेता बागी रुख अपनाए हुए शरद यादव के करीबी माने जाते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन पर कार्रवाई हुई है। जिन लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया उनमें पूर्व मंत्री रमई राम, पूर्व सांसद अर्जुन राय, पूर्व विधायक राजकिशोर सिन्हा का नाम भी शामिल है। रमई राम और अर्जुन राय शरद यादव के संवाद यात्रा में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा निलंबित किए गए बाकी सभी नेता शरद यादव की संवाद यात्रा में हिस्सा लेते हुए दिखे थे। जेडीयू पहले ही शरद यादव को राज्यसभा में पार्टी नेता पद से हटा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संसद में ओबीसी बिल को रोका और इस बिल के जरिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना था। उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी वर्ग वर्षों से ये मांग कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने ये मांग कभी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब केंद्र की एनडीए सरकार बिल लेकर आई तो कांग्रेस ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री महोदय पिछड़ा वर्ग की बहुत बातें करते हैं। मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक के सभी ओबीसी मतदाता उनको ये पूछते हैं कि राज्यसभा में आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कमीशन के बिल को क्यों गिरा दिया। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके संकेत दिए। दरअसल जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने इस याचिका को पहले ही लंबित ऐसी ही एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। उस याचिका पर इस महीने के आखिर में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर इस मामले पर 5 जजों की संविधान पीठ से सुनवाई की जरूरत महसूस की गई तो 3 जजों वाली पीठ ऐसा फैसला कर सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट ने 2002 में सुनाए गए अपने फैसले में अनुच्छेद 35A के मुद्दे का पहली नज़र में निपटान कर दिया था। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इस अनुच्छेद से छेड़छाड़ के खिलाफ हैं और उन्होंने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर इस पर चिंता भी जाहिर की थी। राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान से जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राज्य की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिकों की व्याख्या करने का अधिकार देता है और इसके तहत उन स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेष लाभ हासिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदम्बरम को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया। इस मामले में कार्ति समेत 5 लोग आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति अब तक जांच में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी है। कोर्ट ने कार्ति को नोटिस जारी किया। यह फैसला केंद्र की याचिका पर आया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। ये मामला साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी से कथित गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है और इस समय कार्ति के पिता पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनने के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष और AIADMK के नेता M तम्बीदुराई ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। भारत और तुर्कमेनिस्तान के तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राशिद दोमोरदेव ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान अंतर सरकारी आयोग के सत्र के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग और तैयारियों में आपसी सहयोग पर सहमति बनी है।
तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद राशिद उमरदेव, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले। और इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत कई वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं तो असम में 22 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। लोगों की मदद के लिए सेना, वायुसेना और हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ट्रेन सेवाओं पर 16 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। बीते 24 घंटों से उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी ने सीमावर्ती जिलों में बाढ़ की स्थिति को खतरनाक बना दिया है। एक तरफ जहां सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं, वहीं शहरी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। सेना और वायुसेना को मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 16 और एसडीआरएफ की 13 टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। कितनी जल्दी हो वो ध्यान में रखकर ही हम लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि सभी जिलों में सभी पदाधिकारी और पूर्व का जो अनुभव रहा है इस क्षेत्र में काम करने का, और जो पूर्व से जो हम लोगों ने तैयारियां की थी, चाहे वो सरकारी नाव हो और पॉलीथीन शीट्सों इत्यादि, सभी का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा कर जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। हमने यही निर्देश दिया है कि कल सभी जिलाधिकारियों को भी एरियल सर्वे कराकर पूरी स्थिति को उन्हें दिखा देना चाहिए। सब तरह की सहायता करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से रिस्टोर करने की भी, सड़कों या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। इस वक्त बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में सबसे बुरा हाल है, जबकि गोपालगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया और नरकटियागंज में भी लाखों लोग बाढ़ पीड़ित हैं। बाढ़ के पानी ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तो कुछ के रूट बदलने पड़े। उधर बंगाल में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सड़कों और रेल मार्ग पर पानी भरने से उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों का संपर्क टूट गया है, जबकि मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से असम का भी बुरा हाल है। स्थिति खराब होने के चलते रविवार को यहां 10 लोगों की मौत हो गई। असम के 21 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित हैं। राज्य सरकार ने बचाव के लिए सेना को बुलाया है। बाढ़ परिस्थिति के वजह से, कटाव की वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है और असम सरकार की तरफ से लोगों को मदद करने के लिए हर कदम उठाया गया है और भारत सरकार की तरफ से भी हमें इस विषय पर मदद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और बस्ती समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई। अचानक आए सैलाब में सेना के कुछ जवानों समेत कई लोग बह गए। पहली घटना धारचूला तहसील के तवा घाट इलाके में हुई। यहाँ मंगती नाले में आए पानी के तेज बहाव में कई मकान और दुकान तबाह हो गए। सेना का एक कैंप भी सैलाब की चपेट में आ गया। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव के काम में लगाया गया। मौके से 2 लोगों के शव भी बरामद किए गए। भारत ने तीसरे दिन ही कैनी टेस्ट 1 पारी और 171 रन से जीत लिया और इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रीलंका से सीरीज 3-0 से जीत ली है। छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। आर अश्विन की इस फिरकी के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया।
क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका रहा जब टीम इंडिया ने 3 टेस्ट की सीरीज में विदेशी जमीन पर क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने पारी और 171 रन से जीता। भारत ने पहली पारी में 487 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 135 और दूसरी पारी 181 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में अश्विन ने 4 विकेट झटके, वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 3 और उमेश यादव ने 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को धुआंधार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विदेशी धरती पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए भारतीय टीम को 85 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। कोहली ने अपने 29वें टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ ही कोहली श्रीलंका में लगातार 2 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। विदेशी धरती पर 78वीं सीरीज में भारत की ये 18वीं सीरीज जीत है। 1932 से भारत के टेस्ट क्रिकेट खेलने का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत ने इस सीरीज में 2 बार पारी के अंतर से जीत दर्ज की है। दूसरा टेस्ट भी भारत ने पारी के अंतर से ही जीता था। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की यह लगातार 8वीं जीत है। 2015 के बाद से टीम इंडिया को कोई भी टीम टेस्ट सीरीज में मात नहीं दे पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।